हेलो एवरीवन। देन जीके जीएस का पहला क्वेश्चन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो वो कौन थी? तो रानी गैडी लिन्यू जो थी, रानी गैडी लिन्यू जो थी वो उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। उसके बाद डिटेल्ड वीडियो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, वो आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना किस सन में हुई थी। तो जो चौरी चौरा नामक की घटना हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा नामक घटना आपकी हुई थी। उसके बाद थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन है कि आदिवासी त्योहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधियों के बीच मनाया जाता है डॉट डॉट राज्य में आरंभ हुआ था। तो झारखंड से आपका आरंभ हुआ है कौन सा त्योहार? तो भगता पर्व त्योहार। उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। पूर्व में हमें बताना है कि भारत की जो सीमा है वो किन किन देशों से लगती है। तो हो जाएगा म्यांमार तथा बांग्लादेश। तो पाकिस्तान तो होगा नहीं, ये पूरा पश्चिम में पड़ जाता है। चाइना आपका उत्तर में पड़ जाता है, भूटान भी पूरा, और अफगानिस्तान तो लेकिन पश्चिम में पड़ता है। यहाँ पे म्यांमार और बांग्लादेश ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि किस ऊतक में बहुत ही मोटी काष्ठीय भित्तियां होती हैं। तो किस ऊतक में, किस टिश्यू में आपका जो है बहुत ही मोटी काष्ठीय भित्तियां पाई जाती हैं। तो हो जाएगा स्केलेरेन काइमा, यानी दृढ़ोत्तक जो होता है, दृढ़ोत्तक जो आपका सॉलिड होता है, ठोस होता है, उस उत्तक में आपका सबसे मोटी काष्ठीय भित्तियां पाई जाती हैं। देन आपका छठे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि डाट डाट को राष्ट्रीय समर स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जो है राष्ट्रीय समर स्मारक के रूप में जाना जाता है? तो आइए ऑप्शंस में हम देखते हैं। तो इंडिया गेट को जो है समर स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है, सातवें नंबर का, निम्नलिखित में से किस वर्ष एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक उसे और भी इसी नाम से जानते हैं, एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी? तो सन 1966 में जो है एडीबी की स्थापना हो गई थी। और अगर पूछा जाए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में आपका ये सिचुएटेड है। उसके बाद आठवें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व थायराइड दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को आपका क्या मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी है। तो इनमें से बताना कौन सा पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी है जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। तो कौन सा हो जाएंगे? तो मनिका बत्रा, ये कौन हो जाएंगे? तो मनिका बत्रा हो जाएंगी, जिन्होंने सबसे पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार जीता था, वो भी टेबल टेनिस में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देन 10th नंबर का क्वेश्चन है कि कवि और लेखिका अमृता प्रीतम का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से था। तो हो जाएगा नागमणि पत्रिका से था। किनका संबंध? कवि और लेखिका अमृता प्रीतम का संबंध नागमणि पत्रिका से संबंध रखती थी वो। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। देन पहले नंबर का आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ से शुरुआत होता है कि 91 यानी फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट था हमारा, रानी गैडी लिन्यू। तो रानी गैडी लिन्यू एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद सेकंड का पॉइंट बनता है इसमें कि गैडी लेन्यू अपने चचेरे भाई हैपो जादो नांग के प्रभाव में आई, जो उस समय हेराका, जिसका अर्थ है शुद्ध, नामक एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें ही बनता है कि यह आंदोलन बाद में मणिपुर और आसपास के नागा क्षेत्रों से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि हेराका मत में उन्हें देवी चेराचम दिनलिव का अवतार माना जाता है, यानी हेराका में। उसके बाद अगला पॉइंट है इसी में, तो प्रीतिलता वद्देदार, यानी जो पहला आपका ऑप्शन था, तो प्रीतिलता वद्देदार एक बंगाली क्रांतिकारी थी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, जो अगला ऑप्शन था उसके बारे में बताया गया, दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 1928 में सैंडर्स हत्याकांड में शामिल होने के बाद HSRA यानी HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सदस्य भगत सिंह ने के लाहौर से भागने में दुर्गा भाभी ने प्रसिद्ध रूप से सहायता की थी। तो किसने की थी? तो दुर्गा भाभी ने की थी। 1928 में सैंडर्स हत्याकांड में दुर्गा भाभी ने उनकी सहायता की थी, जो भगत सिंह HSRA के सदस्य हुआ करते थे उस टाइम पे। तो लाहौर से भागने में दुर्गा भाभी जी ने ही उनकी सहायता की
की थी। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि मातंगिनी हाजरा एवं एक भारतीय क्रांतिकारी थी। तो मातंगिनी हाजरा एक भारतीय क्रांतिकारी थी। तो चारों ऑप्शंस को हमने डिटेल में देख लिया। उसके बाद सेकंड नंबर का जो ऑप्शन था वो भी ऑप्शन सी आपका सही था। 1922 में चौरी चौरा नामक घटना हुई थी। तो चौरी चौरा की घटना 1922 ईस्वी में हुई थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। तो ये घटना आपकी 1922 में हुई थी। उसके बाद 93 जो है उसका ऑप्शन डी राइट था। तो भगता पर्व जो आपका आदिवासियों का त्यौहार था, भगता पर्व, तो भगता पर्व बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में आता है और झारखंड में मनाया जाने वाला यह पर्व वहाँ के आदिवासी लोगों के बीच भगता पर्व बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में माना जाता है। लोग दिन में उपवास रखते हैं और पुजारी पहान को उठाकर सरना मंदिर कहा जाने वाला आदिवासी मंदिर ले जाते हैं। और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व है। मिजोरम का प्रमुख पर्व आपको चपचार कूट त्यौहार। तो यहाँ पे आपके दो भी यानी गणेश चतुर्थी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का हो गया, और चपचार कूट जो त्यौहार है वो कहाँ का हो गया, तो मिजोरम का हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं हम आगे पॉइंट में। तो यहाँ मध्य प्रदेश का जो प्रमुख त्यौहार है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख त्यौहार है वो उज्जैन में लगने वाला कुंभ मेला, यानी उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है वो मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद फोर्थ नंबर का ऑप्शन डी था राइट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो थोड़ा डिटेल वीडियो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। तो ये आपका क्वेश्चन ही था। तो पूरब में जो भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, और इसकी उत्तर पूर्व सीमाएं भारत के मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश की चिटगांव प्रांत से मिलती है। यानी उत्तर में अगर देखा जाए तो भारत का जो है उत्तर में देखा जाए तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के चिटगांव प्रांत से मिलती है। उसके बाद अगला यहाँ पे कुछ और पॉइंट है कि एक राष्ट्र है, देश की उत्तर पूरब और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देशों से मिलती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल एक बांग्ला भाषी अंचल बंगाल है और जिसका ऐतिहासिक नाम बंग या बांग्ला है। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र या सिर्फ पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी, यानी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कहाँ पर स्थित आपकी, तो हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य दक्षिण एशिया में अवस्थित देश है जो विश्व का एक भू आवेष्टित देश है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना था। तो ये भी आपका नोट पॉइंट याद रखना है कि अफगानिस्तान जो है सार्क का 8वां सदस्य कब बना था, 2007 में बना था। और अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थलरुद्ध राष्ट्र है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 81.3% नागरिक जो है हिंदू धर्मावलंबी हैं और नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू स्वावलंबी राष्ट्र है। उसके बाद भूटान का राजतंत्र हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत जो है, यानी यह चीन और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध देश है। इस देश का स्थानीय नाम डुलयुल है जिसका अर्थ है अक्षदहा का देश, और यह देश मुख्यतः पहाड़ी और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है इसमें। उसके बाद 95 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन बी राइट था, यानी स्क्लेरेन काइमा जो है यह उत्तक मृत कोशिकाओं से बना होता है, यानी जो ये उत्तक बनता है मृत कोशिकाओं से बनता है, उनका मैन्युफैक्चर होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कोशिका भित्ति मोटी होती है और कोशिका भित्ति पर लिनिग का जमाव रहता है, यानी लिग्निन जो लिखा हुआ आप पढ़ लेना यहाँ पे, कोशिका भित्ति पर जो लिनिग का जमाव होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे स्क्लेरेन काइमा जो है कोशिकाएँ कड़ी और सख्त कोशिकाएँ होती हैं, और जो कोलेन काइमा पादप ऊतकों में मोटी प्राथमिक दीवार के साथ जीवित कोशिकाएं हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है एरेन काइमा जो दिया जलोद भिद्ध पादपों में पाया जाता है।
और यहाँ पे उतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद छठे नंबर का जो है वो ऑप्शन ए राइट था। तो इंडिया गेट जो है इंडिया स्मारक के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं। तो इंडिया गेट आधिकारिक नाम दिल्ली मेमोरियल, जिसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता है इंडिया गेट को। और नई दिल्ली में स्मारकीय बलुआ पत्थर का मेहराब ब्रिटिश भारत के सैनिकों को समर्पित है, जो 1914 से 1919 के बीच लड़े गए युद्धों में मारे गए थे। उसका बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले तक पहुंचती है। उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन था कि एशियन डेवलपमेंट एडीबी की स्थापना कब हुई थी। तो सर 19 दिसंबर सन 1966 को इसकी स्थापना हो गई थी। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, इसका मुख्यालय जो मनीला, ये मैंने बताया था, मनीला फिलीपींस में उसका मुख्यालय सिचुएटेड है। उसके बाद एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने, यानी एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके बाद अगला इसी में पॉइंट है कि एडीबी जो है सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करने अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करता है। उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो आपका जो 25 मई को क्या मनाया जाता है, तो आपका क्वेश्चन ही था। तो विश्व थायराइड दिवस आपका 25 मई को मनाया जाता है। उसके बाद 23 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यानी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण, सूखे से निपटने के लिए दिवस मनाया जाता है 17 जून को। उसके बाद 30 अप्रैल को आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जय होगा यहाँ पे, जैज नहीं, यहाँ पे वाह कर लेना। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस मनाया जाता है आपको 30 अप्रैल को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ डेट थी, इन्हें याद रखना आप। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अगला दिया गया है, कुछ पॉइंट इसी में दिया गया है कि मनिका बत्रा ने गोल्ड कोस्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 पदक जीते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पौलोमी घटक पश्चिम बंगाल की एक आपका टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1998 और 2016 के बीच 3 जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के साथ साथ 7 सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती। ये आपका उस क्वेश्चन का जो डिटेल्ड है, जो आप जिसमें राजीव गांधी पुरस्कार टेबल टेनिस खिलाड़ी किसने जीता था सबसे पहले, तो मनिका बत्रा ने जीता था 2018 में। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, सौम्यजीत घोष एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और लंदन 2012 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी हैं। ये भी आपको याद करके रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया, वह 19 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय चैंपियन भी बने, और जब उन्होंने 74वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शरथ कमल को हराया था। उसके बाद 100 नंबर के क्वेश्चन का जो डिटेल है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी का राइट था। तो यहाँ पे हो जाएगा, प्रसिद्ध लेखक और कवि अमृता प्रीतम नागमणि नामक एक साहित्यिक पत्रिका से जुड़े थे। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और इसे नोट करके रखना कि जितनी भी पत्रिकाएँ होती हैं वो आपके पेपर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया कि 2004 में उन्हें पद्मश्री यानी 1969 में और भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया था। 2014 में पद्मश्री और 1969 में पद्म विभूषण से तथा साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उसके बाद आगे बस यहाँ तक आपकी वीडियो क्लोज होती है। देन कैसे लगी आपको वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड जितने भी मैं डिटेल बता रहा हूँ, ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF बनाकर उस पर अपलोड करवा देता हूँ। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तो टेलीग्राम चैनल जल्दी जाके ज्वाइन करें, और वहाँ पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पर भी यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, और अब उसकी प्रैक्टिस सेट लगातार चल रही हैं, तो वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। देन कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।